Hello students, class 12th, subject biology, chapter 6, molecular basis of inheritance, topic DNA fingerprint। बच्चों आज हम आपको चैप्टर 6 के डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में आपको बताएंगे। चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंट। बच्चों ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट है क्या। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के डीएनए के सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है कि किस किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट बनता है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए है उसमें 99.9% डीएनए सेम होता है और 0.1% डीएनए अलग होता है, डिफरेंट होता है सभी ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, और जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है अब से 50 वर्षों पहले ये टेक्निक नहीं थी, तो इसलिए कोई भी क्राइम होते थे, कोई भी जो भी केसेस वगैरह होते थे उसमें उनका पता नहीं लग पाता था। तब ये 50 साल बाद जब डीएनए फिंगरप्रिंट प्रोसेस की डिस्कवरी हुई थी, उस प्रोसेस से कई केस जो आज तक सोल्व हुए हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल मेडिकल उसमें भी किया जाता है, जो क्राइम वगैरह होते हैं उनमें भी किया जाता है। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट में हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा बंदा जिसकी मतलब ऐसा होता है कि जिसकी हम पहचान भी ना कर पाए, तो उसके डीएनए फिंगरप्रिंट एक वो टेक्निक होती है कि उसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि मरने वाला इंसान मेल था, फीमेल था, किसका मतलब किसका फादर था या किसकी मदर थी। इस तरीके से हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के डीएनए के सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए होता है उसका 99.9% डीएनए पार्ट तो सेम होता है और डिफरेंट होता है, 0.1% पार्ट जो होता है वो अलग होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट इज ए मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई on an individual from a sample of DNA by looking at unique pattern in their DNA। भाई डीएनए फिंगरप्रिंट एक वो मेथड होता है जिसका यूज़ हम इंडिविजुअल यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए उनके डीएनए के सैंपल की पहचान करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एक यूनिक पैटर्न की तरह ये डीएनए दिखाई देते हैं। मतलब जो सेम होते हैं उसकी पहचान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो डिफरेंट होते हैं उसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं। आगे आता है डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज 1985। भाई जो डीएनए फिंगरप्रिंट था उसको डेवलप किया था, ये जर्नलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरीज, जिन्होंने 1985 में इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट आता है डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म carries some non-coding sequences called repetitive sequences, mini satellite और variable number tandem repeats यानी कि VNTR। भाई डीएनए फिंगरप्रिंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डीएनए होता है उसमें कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको रिपीटिव सीक्वेंसेस कहा जाता है, या फिर मिनी सैटेलाइट्स कहा जाता है, या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स VNTR कहा जाता है। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है उनमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब कि एक पार्ट तो 99.9% वाला जो पार्ट होता है उसको ब्लॉक कहा जाता है, और जो 0.1% वाला जो पार्ट होता है उसको VNTR कहा जाता है। मतलब जो 99.9% वाला पार्ट होता है
वो सेम होता है सभी में। और जो छोटा पार्ट होता है VNTR वाला पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, यानी कि नॉन कोडिंग पार्ट होता है वो, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस भी कहा जाता है या मिनी सैटेलाइट भी कहा जाता है या VNTR भी कहा जाता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भाई जो इनकी रिपीट होने की जो संख्या होती है वो हर एक मनुष्य में, हर एक पर्सन में अलग अलग होती है। DNA फिंगरप्रिंट के स्टेप्स हैं कि DNA फिंगरप्रिंट को किस तरीके से किया जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ DNA, सेकंड इज आता है एम्प्लीफिकेशन, थर्ड इज आता है डाइजेशन ऑफ DNA, फोर्थ आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड नेक्स्ट ट्रांसफियरिंग या ब्लोटिंग, और अगला होता है भाई ऑटो रेडियोग्राफी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ DNA के बारे में। भाई सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA यानी कि DNA के पार्ट का हमें आइसोलेशन करना है, आइसोलेट करना है DNA के पार्ट को। ठीक है, अगर DNA की सेल वॉल, समझ में आ रहा है कि अगर DNA की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है तो हम उसमें डालेंगे सेल्यूलेज। अगर लिपिड की बनी हुई है तो उसमें डालेंगे लाइपेज। ठीक है, अगर काइटिन की बनी हुई है तो क्या डालेंगे, काइटिनेज। यानी कि जिस भी एंजाइम्स की, जिस भी उसकी बनी हुई है, लिपिड्स की, सेल्यूलोज की, जिस भी चीज़ की बनी हुई होगी हम उसमें उसका ही एंजाइम डालेंगे। क्यों डालेंगे, ताकि जो DNA के बाहर का जो आवरण होता है वो अलग कर सके। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, मैनी मेकिंग मैनी कॉपीज ऑफ DNA बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम सेल, यानी कि DNA की सेल को आइसोलेट करेंगे, उसकी जो बाहरी आवरण होता है उसको हटाते हैं। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, उसके बाद DNA की छोटी छोटी सी कॉपी बन जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। आगे आता है डाइजेशन ऑफ DNA, और फिर जब उसकी छोटी छोटी कॉपी बन जाती, मतलब DNA की कॉपी बन जाती है तो उसमें हम एक एंजाइम्स डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ताकि वो, मतलब जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन होता है, एंजाइम्स मिलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से DNA का भी डाइजेशन होगा और उसमें हम एंजाइम डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि DNA के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए हमें एक जेल एगारोज डालना होता है। किस प्रोसेस के लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के लिए एक एगारोज जेल होता है, उसको डालना होता है। आगे आता है ट्रीट विद एल्केली सॉल्यूशन NaOH टू denature DNA bond in the gel into सिंगल स्ट्रैंड। भाई जैसे ही हम उसमें DNA के फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए एगारोज जेल के द्वारा उन्हें अलग करते हैं, फिर हमें क्या करना होता है कि उसको हमें एल्केली सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं। और जैसे ही हम उसके कांटेक्ट में लाते हैं, और क्यों लाते हैं हम उसके कांटेक्ट में, वो इसलिए लाते हैं ताकि DNA में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो उस जेल से टूट जाएं और DNA सिंगल स्टैंडर्ड बन जाए। आगे आता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है, ट्रांसफियरिंग ऑफ सेपरेटेड सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। भाई जो सेपरेटेड सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट होता है उसको ट्रांसफर करते हैं एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन के द्वारा, और उस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की बनी हुई होती है। और उसको वैक्यूम में, मतलब और उसको एक ओवन में हम 80 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, बेक करते हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए। क्यों करते हैं बेक, ताकि वो मेम्ब्रेन जो है वो DNA फ्रेगमेंट पर चिपक जाए। ठीक है,
इसलिए हम उसको बेक करते हैं। आगे क्या होता है, प्लेस द नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव लेबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब। फिर क्या होता है, जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर का जो प्लेस होता है वो रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन के द्वारा वो उस पर डीएनए के प्रोब पर चिपक जाता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उस पर चिपक जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है, द डीएनए प्रोब बाइंड विद कंप्लीटली सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए हाइब्रिड डीएनए। फिर क्या होता है, जो डीएनए प्रोब होता है जब वो पूरी तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट के सीक्वेंस में चिपक जाता है उस मेम्ब्रेन पर, तो एक नया फ्रेगमेंट बनता है जिसको हाइब्रिडाइज्ड डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्या बनता है, जब भाई उस पर वो चिपक जाता है डीएनए, तो हम उसमें से डीएनए के एक सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि जब वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो जब हम उसे उठाते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बोलते हैं। द फिल्टर पेपर इज वास्ड टू रिमूव अनबाउंड प्रोब, और फिर उस प्रोब से उस फिल्टर पेपर को रिमूव कर दिया जाता है। फिर आगे क्या होता है, द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए इज फोटोग्राफ्ड ऑन एन एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए जो होता है उसको फोटोग्राफी के लिए उसके ऊपर एक्सरे फिल्म रखी जाती है जिसको ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। और आगे आता है, द इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बोन, और उस इमेज में एक फॉर्म बनती है डार्क और लाइट बॉन्ड कलर की, यानी कि डार्क कलर की और लाइट कलर के बॉन्ड बनते हैं, जो कि क्या होता है, ये एक हाइब्रिडाइज्ड डीएनए प्राप्त होता है और इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ओके बच्चों, ये आपके चैप्टर 6 डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रोसेस था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।